तो यह एक बाहरी फिल्म है। फिल्म में खलनायक बिल्कुल भी नहीं हिले और एक शब्द भी नहीं बोले, लेकिन अंत में उन्होंने सभी को मार डाला। वे ज्यादा बकवास नहीं करेंगे। कृपया मेरे स्पष्टीकरण का पालन करें और धीरे धीरे कहानी एक ऐसे घर में घटती है जहां पूरा परिवार रात भर में मर जाता है। इससे भी अधिक विचित्र बात यह है कि यदि आपके घर में किसी चीज में ये सुविधा नहीं है तो उसे बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन अजीब बात यह है कि घर में घुसकर किसी ने चोरी नहीं की है। पुलिस ने ये भी पाया कि सभी लोग भागने की फिराक में थे। अजीब बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, पुलिस को उनके बेसमेंट में एक महिला टीचर भी मिली। इस महिला टीचर के पास कोई पहचान संबंधी जानकारी नहीं थी और इसका परिवार से कोई लेना देना नहीं है। दृश्य बदल जाता है। बच्चे का पिता एक फोरेंसिक डॉक्टर है। दोनों अक्सर मिलकर मामले सुलझाते हैं। मामले को सुलझाने के बाद वे व्यक्ति की मौत के कारण पर चर्चा करेंगे। उपन्यास में एक प्रेमिका भी है। आज उसका पहला मौका है। जब वे पहुँचे बेसमेंट में, शायद इसलिए कि वो बहुत उत्सुक थी, उसकी गर्लफ्रेंड जियाओमी ने पार्किंग लॉकर में शव को देखने पर जोर दिया। जब जियाओ काई ने ये सुना तो उसने कहा, ओह, ये काम नहीं करेगा। क्या होगा अगर वो डर गई? इसके अलावा उसके पिता ने शर्त रखी थी कि कोई भी इसे नहीं देख सकता। इस समय उसके पिता ने दौड़कर कहा, उसे एक बार कोशिश करने दो। ये देखकर कि उसके पिता सहमत हैं, जियाओ शाह ने लापरवाही से एक को बाहर निकाला और लाश के पैरों को देखा। मैं उत्सुक हूँ और पूछता हूँ, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? मेरे पिता ने कहा कि ये जीवित व्यक्ति को मृत व्यक्ति से अलग करने के लिए है। यदि वह व्यक्ति अभी भी जीवित है, वह सोचता था, अगर वह मर गया तो वह इसके बारे में नहीं सोचेगा। इस समय शाओमी की जिज्ञासा फिर से आई और वह इकाई के सिर पर सफेद कपड़ा उतारने ही वाला था। जियाओमी को गुस्सा आने से बचाने के लिए जियाओ काई ने उसे सिनेमा देखने ले जाने का फैसला किया। जब दोनों जाने वाले थे तो एक बूढ़ा मूर्ख लिफ्ट में आया। वो खाली हाथ नहीं आया, बल्कि एक लाश लेकर आया। ये वही था जो उसने किया था। शुरुआत में एक अज्ञात महिला लाश थी, क्योंकि उसे चिंता थी कि उसके पिता अकेले उपन्यास खत्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड से पहले वापस जाने और कुछ घंटों में वापस आने को कहा। ये सुनकर जियाओमी समझ गई और जियाओ वेई गाड़ी चलाकर चली गई। दूसरी तरफ दाढ़ी वाला आदमी अपने पिता को बता रहा था कि महिला के पास न केवल कोई पहचान संबंधी जानकारी थी, बल्कि उसके शरीर पर कोई फिंगरप्रिंट भी नहीं था। इस समय बिल्ली का बच्चा खतरनाक महसूस करता था और आसपास के लोगों ने ये सुनकर कोई परवाह नहीं की और जियाओ माओ को बाहर भेज दिया, क्योंकि बिग बियर्ड को कल सुबह कुछ पत्रकारों का सामना करना था। उसके पिता और जियाओशी को आज रात मौत की सजा का पता लगाना था। ये सुनने के बाद वे बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गए। दाढ़ी वाले आदमी के चले जाने के बाद दोनों ने उपन्यास की तैयारी शुरू कर दी। पहले तो उन्होंने देखा कि त्वचा की सतह पर कोई खून या चोट नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वो अभी अभी मरा है। हालांकि जियाओ शुआई ने अभी अभी अपनी आंखें खोली थी और उसकी आंखें वास्तव में ग्रे रंग की थी। ये दृश्य वयस्कों को पूरी तरह से भ्रमित कर देता है, क्योंकि केवल वे लोग जो लंबे समय से मर चुके हैं उनके पास ग्रे लेड बॉल होगी। चूँकि व्यक्ति लंबे समय से मर चुका है, इसलिए शरीर उपस्थित नहीं हुआ। वे सामान्य लोगों की तरह स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकते हैं। फिर जियो शी ने जानकारी दर्ज की और उसके पिता को एक और विकास हुआ। हालांकि त्वचा पर कोई निशान नहीं था। ड्रम का सिर टूट गया था और एक से अधिक टूटी हुई जगह थी। जल्द ही उन्हें उस व्यक्ति के बालों और नाखूनों में कुछ पीत मिला। उन्हें लगा कि महिला के साथ बलात्कार हुआ होगा, लेकिन अजीब बात ये थी कि नाक और कान में ऐसा कोई पीत नहीं था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या मुंह में कोई पीत था। जब उसने उसे खोला तो पाया कि उसका पत्थर गायब था। निरीक्षण के बाद पता चला कि पत्थर अपने आप नहीं टूटा था, बल्कि किसी ने चाकू से काटा था। इस समय पिता को एक पुराना मामला याद आया। मानव तस्करी के एक मामले में युलांग नाम की लड़की के हाथ और पैर में चोट लगी थी। पैर बंधे हुए, वही पत्थर कटा हुआ था। जियाओ के इस दृश्य को रिकॉर्ड करना चाहता था, शायद फोटो खींचना चाहता था, लेकिन उसकी नाक जम गई और वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। इस समय उसकी नाक से पानी बहने लगा और फिर एक मक्खी धीरे धीरे रेंगती हुई आई बाहर। दोनों लोगों ने ये दृश्य देखा और परवाह नहीं की। जब पिता ने बंदूक ली तो उसने पाया कि शव के मुंह में एक दांत गायब था और मुंह में एक डोरी भी मिली। सबूतों को सुरक्षित रखने के लिए जियाओ काई ने बंदूक को लपेट दिया। स्ट्रिंग, खड़े हो जाओ। उसके बाद मेरे पिता ने फिर से स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में काम करना शुरू कर दिया। इस बार ऊपरी हिस्से पर चोट के कोई निशान नहीं थे, लेकिन अंदर से ऐसा लग रहा था कि उसे काटा गया था। आधी रात के 10:04 बज चुके थे
और सतह पर आने के बाद भी मौत का कारण पता लगाने का कोई तरीका नहीं था। घर वापस आकर आराम करने के बाद मेरे पिता शव परीक्षा शुरू करने वाले थे। इस समय बिजली चमकने के साथ ही बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज आई। मेरे पिता ऑपरेशन के लिए कहाँ तैयारी कर रहे थे। इस समय रेडियो फिर से चालू हो गया। पहले एक औरत की चीख सुनाई दी, फिर एक विराम आया और फिर से संगीत बजने लगा। पिता को लगा कि यह कोई साधारण खराबी है, इसलिए उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया। हालांकि जैसे ही उन्होंने त्वचा को खोला, बहुत सारा खून निकला। वो फिर से उलझन में पड़ गया। इस तरह की लाश से खून बहता है और ये सिर्फ इतना ही होगा। ताजा लाशों पर दिखाई देते हैं। साक्ष्य उपन्यास को संरक्षित करने के लिए बिना ज्यादा सोचे मैंने एक कटोरा लिया और इसे उसमें डाल दिया। इस बार मेरे पिता ने इसे फिर से लिया और उनके फेफड़ों में कुछ पाया। जब सु लियू रेफ्रिजरेटर वापस लेने वाला था तो उसने पाया कि रेफ्रिजरेटर के नीचे बहुत सारी बर्फ बह रही थी। जब उसने रेफ्रिजरेटर खोला तो उसने पाया कि पाइप टूटा हुआ था। उसने सोचा कि यह उसकी अपनी गलती थी और उसने बर्फ के इन कौशलों का अभ्यास करना शुरू कर दिया। मेरे पिता को भी अपने फेफड़ों के बारे में एक नई खोज मिली थी। अगर वे दिन में 10 पैकेट सिगरेट भी पीते तो भी 30 साल में वे इतने काले नहीं होते। मेरे पिता को लगा कि ये चोट की वजह से है, लेकिन ये समझ में नहीं आया। यदि ये जलने की घटना थी तो सतह पर कोई क्षति क्यों नहीं हुई। इसके अलावा पिता ने ये भी पाया कि उसका दिल कटा हुआ लग रहा था। पिछले सभी सुरागों के आधार पर दोनों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वे दोनों लोगों को कैसे मार सकते हैं। काफी विचार विमर्श के बाद वे अंततः इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सर्जरी आवश्यक नहीं थी। वह महिला बहुत आसानी से मर गई। इस समय दरवाजे पर हलचल की आवाज आई। जियाओ हुआ ने सोचा कि यह उसकी प्रेमिका वापस आ रही है, लेकिन जब वह दरवाजे पर गई तो उसे कोई नहीं मिला। बस जब जियाओ हुआ वापस जाने वाला था, उसने शीशे में देखा। वहाँ एक व्यक्ति खड़ा था, लेकिन अजीब बात ये थी कि उसके आगे बढ़ने के बाद वो आकृति गायब हो गई। बच्चे को लगा कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे रोका है, इसलिए वो धीरे धीरे नीचे देखने लगा। इस समय आवाज फिर से आई। जब वो अंदर गया तब भी उसे कोई आकृति नहीं मिली। इस समय उसका पिता अभी भी शांत था। महिला शिक्षक का विच्छेदन, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसका हाथ दुर्घटनावश फट गया। जैसे ही वो घाव को साफ करने वाला था, उसने पाइप में एक आवाज सुनी और जियो ने भी आवाज सुनी, इसलिए उसने पद संभाला और जाने के लिए तैयार हो गया। ऊपर जाएं और देखें। जब तक आप इसे नहीं देखते तब तक आपको पता नहीं चलता। जब आप इसे देखते हैं तो आप चौंक जाते हैं। आपको नहीं पता कि क्या गिरा। जियो ये नेट की गति के कारण नीचे गिर गया। इस समय उसने एक छाया देखी। दरवाजे पर खड़े व्यक्ति को देखकर उसे लगा कि ये कोई और है। जब उसने लाइट जलाई तो उसने पाया कि यह उसके पिता थे जो आए थे। जियाओशा फिर से सीढ़ी पर चढ़ा और इस बार उसने ये चीज देखी। ये उसकी अपनी बिल्ली निकली। उसने तुरंत उसका पीछा किया और बिल्ली को नीचे उतारा, लेकिन बिल्ली घावों से भरी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि वो ज्यादा दिन तक नहीं जी पाएगी। बिल्ली कई सालों से उसके पिता के साथ थी और वह लंबे समय से बिल्ली को देख रहा था। अपने ही बच्चे को अपना समझो। दंपत्ति को और अधिक कष्ट न सहना पड़े, इसके लिए जैविक पुत्र ने सीधे भोजन पहुंचाने का मन बना लिया। फिर जब पिता ने बिल्ली को भस्मक में डाला तो आदमी और बिल्ली का भाग्य शुरू हो गया। अपने पिता को अकेले दरवाजे पर जाने देने के लिए वह अपने बेटे को अगले जन्म में देखने गया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक में अभी भी कोई आकृति नहीं थी। इस समय कैमरे ने समय दिया और ये दिखाया कि ये अभी भी था। जियो लाश का अध्ययन जारी रखना चाहता था। जब पार्किंग स्थल के गेट कीपर ने धीरे से दरवाजा खोला और उसे बंद करने वाला था तो उसके पिता ने उसे जल्दी से दूर कर दिया, जबकि जियो ने सोचा कि दरवाजा पहले ठीक से बंद नहीं हुआ होगा। फिर उन दोनों ने शरीर का अध्ययन जारी रखा। अब ये तीसरा चरण है। WH और पाचन तंत्र ने आंत के एक हिस्से को खोला और गलती से अंदर एक फूल पाया। फिर पिता ने किताबें देखना शुरू कर दिया। इस फूल को मंटुलुओ कहा जाता है, एक संज्ञाहरण उपकरण। यह पंक्ति संयोग से उनके शारीरिक कौशल को दर्शाती है। इस समय रेडियो ने फिर से प्रसारण शुरू कर दिया। इसने दिखाया कि जमीन पर एक भयंकर तूफान था। मैं अपने पिता को कल जांच करवाने के लिए राजी करना चाहता था, लेकिन मेरे पिता ने कल जांच करवाने के लिए मना लिया था। एक दौरा विकार। यदि आप कुछ करते हैं तो आपको इसे अंत तक करना चाहिए। थोड़ी देर बाद मेरे पिता को कुछ और मिला। अंदर से कपड़े से ढकी एक चीज निकली। जब उन्होंने उसे खोला तो उन्हें एक दांत मिला। सतह पर एक अजीब सा पैटर्न भी था। आमतौर पर यह उपन्यास पहले ही लिखा जा चुका था। तरल पदार्थ द्वारा विघटित हो गया।
और उसे समझ में नहीं आया कि मंत्री के पत्र ने इस समय उसका ध्यान क्यों आकर्षित किया। उसने पहले बोर्ड पर पत्र को देखा और फिर उसे फिर से देखा। लाश के मुंह में मिले धागे को पढ़ने के बाद उसने कपड़े को डिस्प्ले के नीचे रख दिया और दांत को फिर से उठाया। उसने पाया कि दांत ठीक उसी समय का था जब लाश गायब थी। उसे लगा कि किसी ने उसका दांत निकाल लिया है। फिर उसने उसे कपड़े में लपेटा और उसे निगलने को कहा, और ये कथन किसी धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित हो सकता है। इस समय जियाओ ताई के दिमाग में लाश की मौत की पूरी प्रक्रिया पहले से ही थी। सबसे पहले उन्होंने महिला को बांध दिया, फिर उसका पत्थर काटा, फिर उसे जहर दिया और फिर उसे फूल निगलने को कहा और तब तक इंतजार किया जब तक उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त न हो जाए, और फिर कपड़ा निगलने को कहा। अंतिम चरण तब होता है जब वे अंदर से अलग हो जाते हैं शरीर। इतना ही काफी नहीं था, उन्होंने आखिरकार इसे जला दिया, जो एक लाइव वायर तकनीक लग रही थी। इस समय रेडियो फिर से बजने लगा, जिसमें कहा गया कि शहर ने पहले ही लाल पानी का अलार्म जारी कर दिया था, जो इस बारिश की गंभीरता को भी दर्शाता था। और अंततः तूफानी बारिश इतनी तेज होती है कि आप कहीं जा नहीं सकते। ये सुनने के बाद जियाओ कुई अपने पिता को खेलने के लिए ले जाना चाहता था, लेकिन उसके पिता ने एक और खोज की। इस बार उसने अपनी त्वचा पर निशान बनाए, लेकिन अजीब बात ये थी कि उसकी त्वचा के अंदर विभिन्न पैटर्न थे जो धीरे धीरे खुलते गए। लोग आश्चर्यचकित हुए। वहाँ लाइट बल्ब भी था और उस पल में सभी लाइटें गायब हो गयी, टॉर्च तक। इस समय सभी पार्किंग स्थल खुल चुके थे और पिता को ये भी डर था कि वह ठीक उसी समय उठ जाएगा जब लोग जाने वाले थे। इस समय जनरेटर काम कर रहा था, लेकिन अपर्याप्त बिजली के कारण लिफ्ट बिल्कुल भी नहीं चल सकती थी। फिर दोनों ने दूसरे दरवाजे से जाने का फैसला किया, लेकिन उन्हें जल्द ही पता चला कि ये दरवाजा नहीं खोला जा सकता। अंत में उन दोनों ने एक फॉर्म खोला, जिससे वे देख सकते थे कि मैनहोल का ढक्कन एक पेड़ से दबा हुआ था। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करना चाहता था, लेकिन इस समय मेरे फोन में सिग्नल नहीं था। इस समय मुझे याद आया कार्यालय में फोन आया, और जब वे दोनों वापस जाने वाले थे तो उन्होंने किसी की आवाज सुनी। आवाज बहुत डरावनी थी। दोनों व्यक्ति भागकर कार्यालय पहुँचे और पिता ने पुलिस को फोन किया। हालांकि जब उन्होंने कहा कि उन्हें मदद की जरूरत है, तो पुलिस ने कहा कि वे उन्हें स्पष्ट रूप से सुन नहीं पा रहे हैं। फिर उन्होंने दाढ़ी वाले पिता को बुलाया, और जब वे बात करना चाहते थे तो पुलिस ने कहा कि वे उन्हें स्पष्ट रूप से सुन नहीं पा रहे हैं। जल्द ही उसे पता चला कि टेलीफोन लाइन टूट गई थी और वह एक पल के लिए नहीं जानता था कि क्या करना है। लेकिन इस समय अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई, और आवाज उसके पीछे के दरवाजे से आई थी। बियान शियाओशो डर गया और तुरंत गंभीर हो गया। वह दरवाजे की दरार से अंदर क्या है ये देखना नहीं चाहता था। वास्तव में इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें 1 सेकंड का समय लगेगा। दरवाजे पर तेज दस्तक सुनकर दोनों ने जल्दी से अपना सामान रखकर दरवाजा बंद कर दिया। जब उन्हें लगा कि वे अपना खाना लेने जा रहे हैं, तभी अचानक दरवाजा खटखटाया गया। उपन्यास ने सोचा कि ये महिला का ही काम होगा। सब कुछ ठीक था। चूँकि उसके पिता ने उसे काटा, कई अजीबोगरीब चीजें हुई। इस समय उसके हाथ पर घाव फिर से हो गया। वह उसे साफ करने के लिए शौचालय गया। इस समय उसके बगल में रखा नमक हिल गया। मैं बस ये देखने के लिए जाना चाहता था, ये स्पष्ट रूप से। लेकिन जियो कै की आँखों में उसके सामने एक आकृति थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि जब उसने अपने पिता के सामने अपना चेहरा खोला तो वहाँ कुछ भी नहीं था। जियाओ शुआई बस राहत की सांस लेने ही वाला था। बच्चा दुकान के पीछे के दरवाजे पर बेतहाशा पीटने लगा। कोई भी दरवाजा नहीं खुला, लेकिन उसके पिता जमीन पर गिर गए और बाहर का दरवाजा भी अजीब तरह से खुल गया। इस समय पिता को भी विश्वास हो गया कि ये महिला ने ही किया है। जैसे ही दोनों बाहर जाने वाले थे, उन्हें जमीन पर शव को ढकने वाला सफेद कपड़ा मिला। अंत में वे फेंकने वाले कमरे में पहुँचे और कोई व्यक्ति वहाँ था, शव को लेने के लिए तैयार। जब विश्लेषण कक्ष में आग लगी थी तो प्रवेश द्वार का दरवाजा बंद था। इससे भी अधिक अजीब बात यह थी कि ये खुद ही बंद हो गया। ऐसा लगता है कि बुखार उतरने के बाद उसने चाकू लिया और उसका इस्तेमाल करके उस पर वार किया। दरवाजा जोर से बंद किया। पी ने दरवाजा ठीक उसी समय खोला जब वह साफ साफ देखना चाहता था कि कौन है। पिता को लगा कि वह चकित हो गया है, इसलिए वह पुनः देखने के लिए आगे बढ़ा। ये देखकर उपन्यास ने तुरंत शव पर पेट्रोल डालना शुरू कर दिया। पिता ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया और माचिस उठा ली। लेकिन अजीब बात ये थी कि शव को चाहे जैसे भी जलाया गया हो, उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। जल्द ही आग ने लोगों को अपनी चपेट में ले लिया और धीरे धीरे सभी दिशाओं में फैलने लगी। अगर आग इसी तरह जलती रही तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे।
शायद वे जमीन पर लगी आग को बुझा सकते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि महिला के शरीर पर लगी आग धीरे धीरे गायब हो जाएगी और वह अभी भी सुरक्षित है। दोनों एक बार फिर से जल गए, फिर से निराशा में। लेकिन इस बार लिफ्ट भी जवाब दे गई, क्योंकि बचने का यही एकमात्र रास्ता था। फिर वे दोनों लिफ्ट की ओर भागने लगे। जब आप दरवाजे पर पहुँचे तो लिफ्ट का दरवाजा फिर से बंद हो गया और इस समय घर में अचानक एक आकृति प्रकट हुई और आप किसी की आवाज सुन सकते थे। जैसे जैसे दूरी बढ़ती गई, उसने हु जी को पकड़ लिया और इस राक्षस के साथ खड़ा होना चाहता था। लेकिन जल्द ही लिफ्ट का दरवाजा फिर से खुल गया और जियो ने अपने पिता को लिफ्ट से बाहर निकाल लिया। लेकिन जब उसने दरवाजा बंद किया तो उसने पाया कि ये बंद नहीं होगा और इस समय बिजली चली गई, इस डर से कि राक्षस लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। मेरे पिता बाघ की चॉप लेकर दरवाजे पर पहरा देने लगे। जल्द ही राक्षस आया और मेरे पिता ने अपना हाथ उठाया और उसे बाघ की चॉप से मारा और राक्षस नीचे गिर गया। उन्होंने सोचा कि दुस्वप्न समाप्त हो गया है, लेकिन जब जियो जियांग दरवाजे पर गया तो उसने पाया कि ये उसकी प्रेमिका थी जिसे मार डाला गया था और दुस्वप्न अभी भी जारी था। अपनी मृत प्रेमिका को देखकर बच्चा रो पड़ा और पिता को भी अफसोस हुआ। उन्हें लगा कि चूंकि उन्होंने अपने हाथों से अपने बेटे को मार डाला था, इसलिए इस समय लिफ्ट का दरवाजा फिर से खुल गया। क्योंकि अब और जगह नहीं थी, पिता ने जियो को लिफ्ट में डाल दिया और दरवाजा जल्द ही बंद हो गया। मेरे पिता ने सोचा कि अब वे बाहर जा सकते हैं। जल्द ही लिफ्ट में खराबी की आवाज आई और दोनों लोगों की भागने की योजना फिर से विफल हो गई। लेकिन जियाओ ने हार नहीं मानी। उसे विश्वास था कि अगर वह महिला की मौत का कारण पता लगा सके तो वह उसे रोक सकता है। इस समय भस्म को अजीब तरह से चालू कर दिया गया था और बड़ी मात्रा में सफेद धुआं पूरे भूमिगत पत्थर की दुकान को भरने लगा था। जब दो लोग अनपैकिंग की दुकान में जाने वाले थे तो वे भी सफेद धुएं से अवरुद्ध हो गए। लेकिन अब वे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है। सफेद घर को दफनाने के बाद पहले तो वहाँ घूमना अपेक्षाकृत आसान था, लेकिन तभी एक काली छाया गुजरी और मेरे पिता ने फिर से आगे की ओर देखा। लाश ने एक एक चाकू से मेरे पिता को घायल कर दिया और जल्द ही वह जमीन पर गिर पड़े और जियाओशुओ भी उनके पीछे पीछे गिर पड़ा। जब वो अपने पिता के साथ तेंदुए की जांच वाले कमरे में जाकर दरवाजा बंद करने में व्यस्त हो गया तो उन दोनों ने फिर से मादा शव की जांच शुरू कर दी। उन्होंने सबसे पहले शिक्षक की खोपड़ी उतारी। मस्तिष्क को देखकर वे सभी आश्चर्यचकित रह गए। मस्तिष्क पूरी तरह से सुरक्षित था, उसमें कोई सड़न नहीं थी। फिर जियाओशा ने एक और टुकड़ा लिया और उसे देखा। वह ये देखकर चौंक गया कि मस्तिष्क में सीधे बर्फ का तरल बह रहा था, जिससे पता चला कि यह महिला अभी भी परेशानी में थी। जब मुझे नहीं पता था कि क्या करना है तो मैंने अचानक मुझे उपन्यास में कुछ शब्द मिले और मेरे पिता का निधन हो गया, अच्छे लोगों द्वारा जाने जाने से भी अधिक महान। फिर उसने बाइबल खड़ी की और उसे पलट दिया। पुस्तक की सामग्री पढ़ने के बाद पिता को आखिरकार समझ में आ गया कि महिला एक चुड़ैल थी। वे अपने दिमाग में अपने केकड़े रखते थे और इस समय वे ये भी समझ गए कि लाश क्यों उन्हें नहीं मारा, क्योंकि चुड़ैल ने अपने जीवन में बहुत यातनाएं झेली थी और वह भी चाहता था कि वह और उसके पिता उस दर्द को महसूस करें। ये सब उसके बदले की भावना से शुरू हुआ। इस तरह एक परिवार को यातना देकर मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दा हुडू ने इस घटना को उपन्यास में शामिल किया और दोनों ही चुड़ैल के प्रतिशोध का लक्ष्य बन गए। इस समय दरवाजे पर हलचल हुई और इंग शियाओ कुआई ने आगे बढ़कर दरवाजा बंद कर दिया, जबकि उसके पिता ने लाश से कुछ शब्द कहे। उन्होंने कहा, मैं विरोध नहीं करूँगा, लेकिन कृपया जियो शुआई को चोट न पहुँचाए। जल्द ही दरवाजे के बाहर की हलचल गायब हो गई। इस समय पिता बहुत दर्द में दिख रहे थे और जल्द ही उनका हाथ फिर से टूटने लगा। जब वह इस तरफ का एक टुकड़ा तोड़ते तो चुड़ैल का पक्ष ठीक हो जाता। जैसे ही माता पिता की हड्डियां टूट गईं, सभी घाव टूट गए और चुड़ैल के घाव नंगी आंखों से देखने पर जल्दी ठीक होने लगे। जल्द ही पिता की आंखें भूरे रंग की हो गयी और इस समय लड़की की आंखें भी सामान्य होने लगी। तभी पिता की नजर चाकू पर पड़ी। हालांकि पिता बोल नहीं सकते थे, लेकिन शियाओ नाई समझ गई कि उनका क्या मतलब है। अपने पिता को तकलीफ से बचाने के लिए उसने चाकू उठाया और उन पर वार कर दिया। उस समय पिता और बिल्ली का बच्चा उतने ही तेज, सटीक और निर्दयी थे, लेकिन पिता की मृत्यु हो गई। रोशनी वापस आ गई और बौने को एहसास हुआ कि दरवाजा कभी खुला ही नहीं था और सब कुछ बस एक भ्रम था। इस समय महान बौद्ध की आवाज आई और कहा कि हमें तुरंत किताब उठा लेनी चाहिए। चलो चलते हैं, आप जल्द ही बाहर निकलने में सक्षम होंगे, लेकिन अब तुम्हें उपन्यास को अंदर से धकेलने में मेरी मदद करनी होगी। जब मैंने ये सुना तो मैंने जल्दी से इसे बाहर धकेल दिया
लेकिन अजीब बात ये थी कि चाहे मैं कितना भी जोर लगाऊं, ये नहीं खुल रहा था। मुझे पता था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो छोर नहीं खोला, लेकिन मैं कहता रहा कि इसे खोलो, और मैं कहता रहा कि गाना बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस समय रेडियो पर बज रहा था। इसे सुनने के बाद वो फिर से डर गया और 2 कदम पीछे हट गया। इस समय आवाज फिर आई, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो उसे कुछ नहीं मिला। जब उसने फिर से पीछे देखा तो उसके पिता प्रकट हुए। जियाओ शुआई इतना डर गया था कि उसे दूसरी मंजिल से नीचे लटका दिया गया था। वह आखिरकार दूसरे दिन मरने वाला था। दाढ़ी वाला आदमी दौड़कर उसके पास गया। मृत्यु के बारे में उपन्यास को देखते हुए उसे याद आया कि जिस तरह से परिवार की शुरुआत में मृत्यु हुई थी, वे बिल्कुल एक जैसे हैं और दोनों अंदर से भागना चाहते हैं। लेकिन ये महिला पूरी तरह से ठीक हो गई है और उसके शरीर पर विच्छेदन का कोई निशान नहीं है। जब दादा ने देखा कि दोनों बटन इस महिला से संबंधित हैं, तो उन्होंने शव को एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के पास भेज दिया। थोड़ी देर बाद टेक कार में चढ़ गया और कार में लगे रेडियो पर वही संगीत बजने लगा जो उस समय बच्चे ने सुना था। इस समय चुड़ैल के पैर की उंगलियां हिलने लगी। ये अंत है। एक संक्षिप्त विश्लेषण से पता चलता है कि रेडियो पर संगीत सृजन की कुंजी है। जियाओ साई ने पहले संगीत सुना और फिर एक भ्रम हुआ और उसने अपने पिता की मृत्यु देखी। महिला के पैर अभी अभी हिले, जो वास्तव में एक था भ्रम, क्योंकि कार में संगीत पहले से ही बज रहा था। और इस बार ये भ्रम था कि हमारी प्रेमिका को मार दिया गया था, क्योंकि अंतिम शॉट के माध्यम से हम देख सकते हैं कि कुल 3 शव हैं, केवल पिता और जियो शुआई। वहाँ है 5 महिला शिक्षक भी है। सबसे भयानक बात अंत है। 5 महिला शिक्षकों को विश्वविद्यालय भेजा जाने वाला है। हालांकि कहानी समाप्त हो गई है। विश्वविद्यालय में बहुत सारे लोग होने चाहिए और कोई ऐसा होना चाहिए जो अभी भी चाहता हो उसे विच्छेदित करने के लिए। एक मृत लूप में लोग मरते रहेंगे और कारण नहीं मिल पाएगा, और फिर 5 महिलाओं को दूसरी जगहों पर भेज दिया जाएगा। ये सोचकर ही दिल दहल जाता है।